गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो हमारा 4th चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे पढ़ेंगे भारतीय मानसून की प्रकृति कि भारत में मानसून है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, भारतीय मानसून के द्वारा वर्षा कैसे आती है और वापस कैसे लौटती है। अब इसमें भारतीय मानसून की प्रकृति में है कि मानसून की प्रकृति उसकी उत्पत्ति के बारे में जो पता लगाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, तो बहुत से वैज्ञानिकों ने मानसून के बारे में पता लगाने की आज तक कोशिश की है कि भारत में मानसून वैसे तो माना जाता है कि 1 जून से भारतीय मानसून की शुरुआत होती है और सबसे पहले शुरुआत है वो केरल तट से होती है। और इससे भी थोड़ा सा पीछे जाए तो 25 मई को भारत में मानसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अंडमान निकोबार में होती है। तो वो एक स्थल भाग से थोड़ा सा भारत का भाग जरूर है लेकिन स्थल भाग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते हैं। हम 1 जून से केरल में मानसून की उत्पत्ति मानते हैं। तो मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? अब कई बार तो समय पर मानसून आ जाती है, कई बार मानसून के द्वारा अधिक वर्षा होती है, कई बार मानसून के द्वारा कम वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सही जानकारी आज तक भी नहीं मिल पाई है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसमें पहले देखो आप, मानसून का आरंभ होना और स्थल की ओर बढ़ना, यानी कि मानसून का आरंभ होना और किसकी ओर बढ़ना? स्थल की ओर बढ़ना। ये क्यों होता है? 19वीं शताब्दी के अंत में ये एक व्याख्या की गई कि स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून के पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अब जल और स्थल का विभेदी तापमान आपके सामने एक शब्द आया था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानसून के समय भी इसका जिक्र आएगा। अब इसने कहा है स्थल और जल का विभेदी तापमान। गर्मियों के समय मानसून की शुरुआत होती है, जून में शुरुआत होती है। तो मई में भारत में 21 जून को जो है भारत सूर्य बिल्कुल ऊपर चमकता है सिर के, लेकिन मई में भारत में गर्मियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। और मई में इस क्षेत्र में हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में तापमान कितना हो जाता है? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। जबकि समुद्र में तापमान कितना रहता है? लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो जहाँ पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यहाँ पर वायुदाब है वो कम हो जाता है, समुद्र में वायुदाब अधिक होता है। तो वायुदाब अधिक होता है तो हवाएं जो है वो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो हवाएं जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलना आरंभ कर देती है। अब समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती है तो समुद्र की ओर से हवाएं चलने के कारण हवाओं में नमी होती है, पानी की मात्रा होती है, और जैसे ही वह स्थल भाग पर पहुंचती है, पर्वतों से टकराती है, तो वर्षा के रूप में पानी है वो धरातल पर गिराती है, जिसको हम कहते हैं कि मानसून का विस्फोट हो गया है। यही है समुद्र, स्थल और जल का विभेदी तापन। उसके बाद में है कि तापीय या चिरसमद विचारधारा के अनुसार अप्रैल और मई के महीने के अंत में सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत समुद्री भाग पर तापमान कम और वायुदाब अधिक होता है, तो अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की हवाएं हैं वो चलना शुरू कर देती है। यही एक मानसून का कारण है। तो इस पर ग्राफ में लगभग यही दिया गया है। एक चीज़ और है इसमें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों, इस प्रकार की एक बात कही गई है। पृथ्वी की आकृति आपको पता है लगभग गोलाकार है। इसके बीच से एक लाइन है जिसको 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। एक इसके उत्तर में एक लाइन है जिसको कि 23.5 डिग्री, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और इसके दक्षिण में एक लाइन है, इसको ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन इसका नाम क्या है? मकर रेखा। ये हो गई मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। अब 2 चीज़ें हैं कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कुछ हवाओं का जिक्र आता है, स्थायी पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों का। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। 4 दिशाएं हो गई। हवाएं हमेशा ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इस क्षेत्र में, यानी कि ये क्षेत्र, ये 2 चीज़ों का हमें जिक्र करना है। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बात करें, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत की लगभग स्थिति है वो इस प्रकार से है, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब क्या होता है कि हवाएं जो है वो इस उत्तरी भाग में, इस पूरे पार्ट में, ये 0 डिग्री की जो लाइन है इसके उत्तर की बात करें, हवाएं जो है वो इस प्रकार से चलनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर।
लेकिन क्या होता है कि एक कोरियलिस नाम का बल होता है, उसमें आपको बताया जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके कारण हवाई जो है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो इस प्रकार से चलती है, यानी कि उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में। अब तो ये तो हो गया उत्तरी भाग का। दक्षिणी भाग की बात करें हम, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी भाग की बात करें तो हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जानी चाहिए, लेकिन कोरियलिस बल के कारण हवाएं हैं जो बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है, तो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलती है। किस प्रकार से? दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अब देखो आप क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिने हाथ को मुड़ती है, दक्षिण गोलार्ध में हवाएं बाएं हाथ को मुड़ती है। तो ये हवाएं इस रेखा को, क्योंकि ये रेखा कोई दीवार तो है नहीं, काल्पनिक रेखा है, तो हवाएं इस रेखा को, इस लाइन को, 0 डिग्री की रेखा को पार कर जाती है। जैसे ये हवाएं यहाँ से पार करती है, अरब सागर में जाती है या बंगाल की खाड़ी में ये हवाएं जाती है। अब अरब सागर में जैसी ही हवाई गई, उत्तरी अरब सागर उत्तरी गोलार्ध में है, तो हवाई क्या करेगी, किस हाथ को मुड़ेगी? दाहिने हाथ को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाई दाहिने हाथ को मुड़ती है। तो जैसे ही ये दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी है, दक्षिणी गोलार्ध की जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, व्यापारिक का मतलब ट्रेड शब्द है, ट्रेड से मतलब होता है व्यापार। ट्रेड शब्द कोई ये नहीं है कि इससे व्यापार होता था, इसका मतलब है कि हवाई एक निश्चित दिशा से चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है, तो कोरियलिस बल के कारण दाहिने हाथ को मुड़ जाती है, हवा इस प्रकार से मुड़ जाती है। और जैसे हवाएं मुड़ती है, इसके सामने जैसे कि यहाँ पर है 0 डिग्री की एक लाइन है, या 8 डिग्री है, यहाँ पर है 0 डिग्री की लाइन, ये हवाएं दक्षिण से ओर आती है, और जैसे उत्तरी भाग में प्रवेश करते ये दाहिने हाथ को मुड़ती है, और अरब सागर में दाहिने हाथ को मुड़ेगी तो कौन आएगा सामने? भारत आता है। और ये समुद्र के ऊपर से चलकर आती है, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है यहाँ पर वर्षा करनी शुरू कर देती है। उसके बाद में है मानसून का भारत में प्रवेश होना, तो केरल तट पर है, 1 जून को टकराती है सबसे पहले केरल तट पर, उस पर 10 और 13 जून के बीच में मुंबई और कोलकाता, यहाँ पर मुंबई कोलकाता में कैसे पहुँच जाएगी? यहाँ से ये जो 876 किलोमीटर बीच का क्षेत्र है, 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का, यहाँ से कुछ हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब यहाँ पर न्यून वायुदाब है, तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो न्यून वायुदाब की ओर जाती है, कम वायुदाब का क्षेत्र इन हवाओं को अपनी ओर खींचता है, तो ये कोलकाता से 10 से 13 जून के बीच में पहुँचती है। तो कहाँ कब पहुँचती है? उसके बाद में है वर्षा लाने वाले तंत्र या मानसूनी वर्षा का वितरण, कि वर्षा लाने वाले तंत्र कौन कौन से है, किसके कारण है वो वर्षा आती है। तो पहला तंत्र है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो बंगाल की खाड़ी में, चक्रवात यानी कि आपने कई बार गर्मियों के समय खेतों में देखा होगा कि गोलाकार आकृति में एक हवा घूमती है। कारण क्या होता है कि क्षेत्र विशेष में बहुत कम वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, छोटे से क्षेत्र में बहुत कम वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि चारों ओर से हवाएं उस क्षेत्र की ओर आती है। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम वायुदाब है, तो हवाएं चारों ओर से हवाई क्षेत्र की ओर आती है, हवाएं एक दूसरे से टकराती है, टकराकर ऊपर की ओर उठती है। इसी प्रकार का चक्रवात की उत्पत्ति ये गर्मियों के समय धरातल पर होता है, इसी प्रकार चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तेज हवाएं चलती है, और तेज हवाओं के कारण मानसून पवनों में गति उत्पन्न होती है। उसके बाद में है कि दूसरा तंत्र है अरब सागर में उत्पन्न होने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, जो पश्चिमी तट और घाट पर वर्षा करती है। अब दूसरी क्या है, एक तो ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। दूसरी है मानसून धारा की, जैसे समुद्र ये पश्चिमी घाट से टकराती है, पश्चिमी तट से टकराती है। पश्चिमी घाट यानी कि खड़ा पर्वत है यहाँ पर, तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट से टकराती है, तो यहाँ पर घनघोर वर्षा करती है, और देश के आंतरिक भागों तक ये वर्षा करती जाती है। उसके बाद में है कि वितरण, अब मानसून वर्षा कभी लगातार नहीं होती है, कुछ दिनों में होती है, उसके बाद में कुछ दिन तक वर्षा, जैसे हम पिछले दिनों की बात करें तो एक बार वर्षा हो गई, फिर 2-3 दिन वर्षा नहीं हुई, फिर एक बार एक वर्षा हो गई, मानसूनी वर्षा चल रही है। अब काफ़ी दिन हो गए कि वर्षा नहीं हुई है, तो इस प्रकार से चलता रहता है।
उसके बाद में है कि वर्षा जो है भारत में पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे हम समुद्र से आंतरिक भाग की ओर जाते जाएंगे वर्षा की मात्रा है कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नमी होती है समुद्र से हवाई नमी उठाती है वो यहाँ पर गिराती जाती है और अंत में पहुँचते पहुँचते उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण राजस्थान में वर्षा कम की होती है। बंगाल की खाड़ी की पवनें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नमी की मात्रा कम हो जाती है तो वर्षा कम होती है। उसके बाद में मानसून विच्छेद। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कई दिनों तक वर्षा होने के बाद में 1-2 सप्ताह तक वर्षा नहीं हो तो उसे मानसून विच्छेद कहते हैं। मानसून का बीच में टूट जाना है मानसून विच्छेद कहलाता है। ये कई कारणों से होता है। ये होता है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की कमी होने से होता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर तापमान कम हो जाता है तो वायुदाब अधिक हो जाता है। अब वायुदाब यहाँ पर भी अधिक है यहाँ पर भी अधिक है, दोनों का संतुलन हो जाता है। यहाँ पर तापमान जितना अधिक रहेगा गर्मी अधिक रहेगी उतना ही वर्षा के या बारिश के आसार ज़्यादा होते हैं। दूसरा है इसमें कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर चलने लगे। यहाँ पर मानसून विच्छेद कब होता है? जब इस तट के समांतर इस प्रकार से हवाएं चलने लगे, या तो ऊपर की ओर चली जाए या दक्षिण की ओर। अधिकतर जो है वो दक्षिण की ओर आती है तब मानसून विच्छेद होता है। इस प्रकार से हवाएं मुड़ती हुई चलती रहती है और समुद्र में वापस जाती रहती है। जब तक इससे टकराती रहती है तब तक वर्षा होती रहेगी, लेकिन जैसे ही तट के समांतर चलेगी मानसून में विच्छेद रहता है। फिर राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। अब तापमान की विलोमता, ये पॉइंट आप सही ना करना, लेकिन तापमान की विलोमता क्या होती है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होने की बजाय है वो बढ़ना शुरू कर देता है, वो होती है तापमान की विलोमता। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, इसको तापमान की ह्रास दर कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि धरातल से ऊपर जाते समय तापमान बढ़ना शुरू कर देता है, उसको तापमान की विलोमता कहते हैं। अब मानसून में विच्छेद कैसे होता है इससे? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान बढ़ेगा तो वायु में जो नमी की मात्रा है उसको वो गर्मी सोख लेती है, नमी की मात्रा कम कर देती है। नमी की मात्रा को कम कर देगी तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाएगी। मानसून का निवर्तन क्या होता है? मानसून का पीछे हटना या वापस लौटना है मानसून का निवर्तन कहलाता है। यहाँ से भारत के पश्चिमी भाग से 15 सितंबर को मानसून धीरे धीरे वापस लौटना शुरू कर देता है। कारण क्या होता है? क्योंकि सूर्य है वो दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर तापमान कम हो जाता है 15 सितंबर के बाद में, तो वायुदाब बढ़ जाता है, इसलिए हवाएं जो है स्थल भाग से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है, तो मानसून पहुँचे या मानसून वापस लौटना शुरू कर देती है। उसके बाद में है ऋतुओं की लय है शीत ऋतु। अब शीत ऋतु पता है हमें सर्दियों में आती है और ये कब शुरू होती है? मध्य नवंबर से आरंभ होती है और मार्च तक ये समाप्त होती है। इसमें कौन कौन सी हवाएं चलती है? ऋतुओं की लय। ऋतुओं की लय में है शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान। हमें पता है कि शीत ऋतु कब शुरू होती है? मध्य नवंबर से शुरू होती है, मध्य मार्च तक ये चलती रहती है। इसमें जनवरी पर अत्यधिक ठंडे होते हैं। सिंपल सी बातें हैं। पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा भी लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तापमान है 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। हिमालय की श्रेणी में हिमपात होता है। फरवरी के आसपास में कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, मैंने भूमध्य सागर का भी जिक्र किया था, भूमध्य सागर के निकट कैस्पियन सागर है, तो फरवरी के आसपास भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और भारत में ये वर्षा कहते हैं, जिसमें पश्चिमी चक्रवातीय वर्षा हम बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में कोई शीत ऋतु नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है यहाँ पर सारा साल गर्मी पड़ती रहती है, चाहे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र है। उसके बाद में है वायुदाब तथा पवनें। अब दिसंबर में सूर्य क्या होता है कि दिसंबर में सूर्य है वो भारत के दक्षिण में जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर चमकता है, तो भारत में तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब अधिक होने से हवाएं हैं वो स्थल भाग से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है। इस समय दिसंबर में क्या होता है कि यहाँ पर तापमान, उत्तरी भारत में तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वायुदाब है वो 1010 मिलीबार होता है।
समुद्र स्थल पर तापमान वही 25 से 30 डिग्री औसत तापमान बना रहता है, तो यहाँ पर वायुदाब है वो वही 900 मिलीबार लगभग बना रहता है। तो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यानी कि स्थल भाग से समुद्र की ओर चलना कर देती है। मानसून के समय जो हवाएं चल रही थी उसके विपरीत चलना शुरू कर देती है। उसके बाद में है वर्षा की शीतकालीन पवनें है वो स्थल भाग से यानी कि स्थल भाग से समुद्र के चलने के कारण ये शुष्क होती है, क्योंकि स्थल भाग पर कोई नमी की मात्रा नहीं होती, या तो वो फसलों से जो ओस होती है सुबह सुबह उससे नमी हवा ग्रहण कर सकती है, कहीं कहीं पर जो जल के स्रोत होते हैं वहाँ से नमी ग्रहण कर सकती है, लेकिन इतनी नमी से वर्षा होना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए सर्दियों में वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन हाँ, ये तमिलनाडु में ज़रूर वर्षा होती है, क्योंकि हवा इस प्रकार से जब स्थल भाग उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है इस स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है, उत्तर पूर्व से बंगाल की खाड़ी की ओर, तो पार करते समय यहाँ बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती है और दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है। जो हमारे शब्द ये कहा था कि जुलाई और अगस्त में कोरोमंडल तट है वो शुष्क रहता है, जुलाई और अगस्त में कोरोमंडल तट शुष्क रहता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर वर्षा होती है। उसके बाद में है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में वही सेम पॉइंट आते हैं हमारे सामने। तापमान, अब हमें पता है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो अत्यधिक होता है। अप्रैल मई जून में उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु रहते हैं, तापमान है वो 30 से 40 या 50 डिग्री सेल्सियस तक है वो पहुँच जाता है। देश के उत्तरी भागों में तापमान यानी कि यहाँ पर तापमान 48 डिग्री 50 डिग्री 52 डिग्री तक है पहुँच जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदुल होती है, यानी कि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदुल यानी कि कम कठोर होती है। यहाँ पर तापमान है वो उत्तरी भारत की अपेक्षा है कुछ कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि ये क्षेत्र 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर लगभग एक औसत तापमान बना रहता है भारत के दक्षिणी भाग में, यानी कि प्रायद्वीप में। प्रायद्वीप शब्द आपके सामने बार बार आ रहा है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कोई भी स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि ये दक्षिण भारत है, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग है, इसलिए प्रायद्वीप कहलाता है। अब वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने क्या होगा कि गर्मियों में इसकी ये विपरीत हो जाएगा सारा का सारा सिस्टम। गर्मियों में उत्तरी भारत में तापमान है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस उत्तरी भाग में तापमान हो गया, तो वायुदाब है वो 800 मिलीबार हो जाता है। अब समुद्र का तापमान वही रहता है, चाहे गर्मी और सर्दियों 1 या 2 डिग्री का अंतर हो सकता है। समुद्र का तापमान वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वही 900 मिलीबार वायुदाब है। तो हवाएं अब क्या करेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यानी कि समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है। उसके बाद में वर्षा। अब वर्षा के बारे में हमने जब हम मानसून के बारे में पढ़ रहे थे, वो गर्मियों के समय ही मानसून आती है। अब बात करें वर्षा की, तो ग्रीष्म ऋतु में प्राय शुष्क होता है मौसम। मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों में मौसम शुष्क होता है, क्योंकि मई के लास्ट में या 1 जून को मानसून की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मानसून के लिए जो आधार है वो इन 3 महीनों में ही बनता है। मानसून की शुरुआत के कारण है वो 3 महीने गर्मी के है, इसी समय में वो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब का प्रोसेस बनता है। अब अप्रैल और मई में दिल्ली में 2 सेंटीमीटर यानी कि मानसून से पहले प्री मानसून की जिसको हम वर्षा कह सकते हैं, या गर्मियों में आंधी चलती है, उसके बाद में कभी कभी बादल बरस जाते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, तो दिल्ली में 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल और असम में तूफान आते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वज्र तूफान आते हैं। पश्चिम बंगाल और असम यहाँ पर दोनों जगह वज्र यानी कि अचानक तूफान आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी इसके निकट है। यहाँ पर जो तूफान उठते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा कहते हैं। अब प्रायद्वीप में आम्र वर्षा होती है। यहाँ पर यह है प्रायद्वीप, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर आम्र वर्षा होती है। क्यों आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो आम के पौधे हैं उनको पकने में ये वर्षा सहायता करती है, उसको आम्र वर्षा कहते हैं। फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। केरल में, कर्नाटक में जो कॉफ़ी होती है उसके फूल आए होते हैं, उस पर जब वर्षा हो जाती है तो उसको फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु ये कल करते हैं, तो आपको यहीं तक करना है, ग्रीष्म ऋतु तक आपको करना है। थोड़ा समझ के मैप देख के, इसमें सारा मैप दिया गया है, हवाई किस प्रकार से चलती है। मैप में आप देख कर सबसे पहले तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट है, कहाँ पर है। मैप देखकर आप जितना पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा समझ में आएगा।
रट्टा मत मारना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू।